नमस्ते, मैं हूँ गायत्री और आप देख रहे हैं गायत्री स्पीक्स, जहां हम सिर्फ न्यूज नहीं देखते बल्कि न्यूज के पीछे की कहानी समझते हैं। यहाँ हेडलाइंस सिर्फ शुरुआत होती है और असली फोकस होता है उस इम्पैक्ट पर जो आपकी जिंदगी, आपके डिसीजंस और आपके फ्यूचर को शेप करता है। क्योंकि हर बड़ी ग्लोबल स्टोरी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी होती है, बस जरूरत होती है उसे ठीक तरह से देखने की। तो चलिए आज की सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी को तोड़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वह सिर्फ एक और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनफोल्डिंग क्राइसिस है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया के स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट कर रहा है। चाहे वो आपकी इकोनॉमी हो, आपका हेल्थ केयर सिस्टम हो या आपकी डेली लाइफ का खर्च। हम अक्सर वॉर को एक सिंपल फ्रेम में देखते हैं, दो देश, दो आर्मीज, कुछ मिसाइल्स, कुछ स्ट्राइक्स और फिर एक रिजल्ट। लेकिन आज की दुनिया में वॉर इतनी सिंपल नहीं होती। आज की वॉर होती है लेयर्ड, इंटरकनेक्टेड और सबसे डेंजरस चीज इनविजिबल। यह वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जा रही है, यह वॉर लड़ी जा रही है सप्लाई चेन्स पर, एनर्जी रूट्स पर, इंफॉर्मेशन फ्लो पर और परसेप्शन पर। इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और ईरान के बीच, वो एक ऐसा ही कॉन्फ्लिक्ट है जहां हर मूव का इम्पैक्ट बैटलफील्ड से बाहर निकलकर ग्लोबल सिस्टम तक पहुंच रहा है। पिछले एक महीने से यह टेंशन सिमर कर रही थी, लेकिन अब यह क्लियरली एस्केलेट कर रही है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक डायरेक्ट और पब्लिक वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि अगर जल्दी कोई डील फाइनलाइज नहीं होती तो अमेरिका सीवियर स्ट्राइक लॉन्च करेगा। और यह स्ट्राइक सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स तक से लिमिटेड नहीं रहेगी, बल्कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तक भी जा सकती है। अब इस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से समझें तो यह एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। जब किसी वॉर में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट होने की बात होती है तो इसका मतलब होता है कि वॉर का स्केल चेंज हो रहा है। यह सिर्फ सोल्जर्स के बीच की फाइट नहीं रह जाती, यह सोसाइटी के अगेंस्ट प्रेशर बन जाता है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में सबसे कंफ्यूजिंग और डेंजरस एलिमेंट है नैरेटिव का मिसमैच। डोनाल्ड ट्रंप क्लेम करते रहे कि उन्होंने ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर से बात की है कि नेगोशिएशंस पॉसिबल है, लेकिन ईरान ने इस बात को सीधा रिजेक्ट कर दिया है। उनका कहना है कि कोई नेगोशिएशन चल ही नहीं रही है। अब आप एक सेकंड के लिए रुककर सोचिए। एक तरफ एक देश कह रहा है टॉक्स हो रही है, दूसरी तरफ दूसरा देश कह रहा है कि टॉक्स हो ही नहीं रही है। यह जो डिस्कनेक्ट है, यह सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि जब कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होता तब डिसीजंस क्लैरिटी से नहीं, अजम्पशन से लिए जाते हैं। और assumptions स्पेशली वॉर के कॉन्टेक्स्ट में बहुत महंगा पड़ता है। यहाँ मेरा एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, कभी कभी कंफ्यूजन एक्सीडेंटल नहीं होता, स्ट्रैटेजिक होता है। कंट्रीज डेलिबरेटली एम्बिग्युइटी क्रिएट करती है ताकि वह अपनी पोजीशनिंग फ्लेक्सिबल रख सके। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब यह एम्बिग्युइटी ग्राउंड पर लोगों की जान ले लेती है, और इस वक्त वही हो रहा है। पॉलिसी लेवल पर जो भी गेम चल रहा हो उसका सबसे बड़ा कॉस्ट आम लोग दे रहे हैं। अब ग्राउंड रियलिटी की तरफ चलते हैं, जहां सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस है। इजराइल ने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के अगेंस्ट अपने ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई कर दिया है। हिजबुल्लाह एक ईरान बैक्ड ग्रुप है जो काफी टाइम से रीजन में एक्टिव है और इजराइल के लिए एक कांस्टेंट थ्रेट माना जाता है। लेकिन इस बार जो हो रहा है वह एक लिमिटेड ऑपरेशन नहीं लग रहा है, यह एक एक्सटेंडेड मिलिट्री एंगेजमेंट बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 इजरायली सोल्जर्स इस कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए हैं, लेकिन इसके साथ ही 3 यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपर्स भी अपनी जान गंवा चुके हैं। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूएन पीस कीपर्स का रोल होता है कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में स्टेबिलिटी मेंटेन करना, और जब वो खुद सेफ नहीं है तो इसका मतलब है कि सिचुएशन कंट्रोल के बाहर निकल रही है। और फिर आते हैं सिविलियंस पर, जहां 1240 से ज्यादा लोग अपनी जान खो चुके हैं। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह एक इंडिकेटर है कि बैटलफील्ड और सिविलियन लाइफ के बीच की लाइन ब्लर हो चुकी है। मेरा यहाँ एक सीधा सा सवाल है, क्या कोई भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि उसके लिए इतनी सिविलियन कॉस्ट जस्टिफाई की जा सके?
हर वॉर में कोलेटरल डैमेज होता है, लेकिन जब कोलेटरल डैमेज प्राइमरी स्टोरी बन जाए तो हमें रुककर सोचना चाहिए कि हम सॉल्यूशंस के पास जा रहे हैं या सिर्फ डिस्ट्रक्शन को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। अब इस कॉन्फ्लिक्ट का एक और डायमेंशन है जो शायद हेडलाइंस में उतना प्रोमिनेंटली नहीं दिख रहा है, ईरान के अंदर की सिचुएशन। करज नाम के शहर में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, गवर्नमेंट के सपोर्ट में मार्च करते हुए। यह एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि गवर्नमेंट अपनी इंटरनल नैरेटिव को कंट्रोल में रखना चाहती है। अब तेहरान की ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहानी बताती है। वहां के रेसिडेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्हें पावर आउटेज फेस करने पड़ रहे हैं, इंटरनेट ब्लैकआउट्स हो रहे हैं और सिक्योरिटी प्रेजेंस इतनी टाइट है कि नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है। जब एक कैपिटल सिटी में इंटरनेट बंद हो जाता है तो सिर्फ सोशल मीडिया नहीं रुकता, इंफॉर्मेशन रुकती है, और जब इंफॉर्मेशन रुकती है तो अनसर्टेनिटी बढ़ती है। और मेरी नजर में अनसर्टेनिटी एक साइलेंट वेपन होता है। जब लोगों को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, तब डर अपने आप मल्टीप्लाई हो जाता है। और डर किसी भी मिसाइल से ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि वो अंदर से तोड़ता है। अब इस वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ ग्राउंड तक लिमिटेड नहीं है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर भी आ रहा है। चेक रिपब्लिक ने अनाउंस किया है कि वो अपने रिजर्व से 100,000 मैट्रिक टन ऑयल रिलीज करेगा क्योंकि सप्लाई डिस्ट्रप्शन का रिस्क बढ़ रहा है। यूएस में गैसोलीन प्राइस ऑलरेडी बढ़ रहे हैं और जब फ्यूल प्राइस बढ़ते हैं तो इसका इम्पैक्ट चेन रिएक्शन की तरह होता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, लॉजिस्टिक्स महंगी होती है, फूड प्राइसेस बढ़ते हैं और अल्टीमेटली आम आदमी की पॉकेट पर डायरेक्ट प्रेशर आता है। यहाँ मेरा टेक ये है कि आज के टाइम में वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होती, वॉर होती है आपकी इनकम और आपके एक्सपेंसेस के बीच में। और इस वॉर में आम आदमी बिना किसी चॉइस से पार्टिसिपेंट बन जाता है। अब इस पूरी सिचुएशन का सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह एक नैरो वाटरवे है लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। दुनिया का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑयल सप्लाई इसी रूट से पास होता है। ईरान ने इस स्ट्रेट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिपिंग एक्टिविटी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई है। ईरान ने यह कंडीशन रख दी है कि कोई भी वेसल बिना उसकी अप्रूवल के क्रॉस नहीं करेगा और उन्होंने यह भी वार्न किया है कि अगर कोई शिप बिना परमिशन के क्रॉस करेगा तो उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऑफिशियली ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट कंप्लीटली बंद नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो यह ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड चॉक पॉइंट बन चुका है। सिर्फ कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज के शिप्स ही पास कर पा रहे हैं और यहाँ से स्टोरी एक अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन लेती है। हीलियम, हाँ, हीलियम जो हम बलून्स में यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली यह दुनिया के लिए एक एक्सट्रीमली क्रिटिकल रिसोर्स है। 2025 में कतर ने लगभग 63 मिलियन क्यूबिक मीटर हीलियम प्रोड्यूस किया, जो ग्लोबल सप्लाई का 1/3 है। और यह हीलियम एक्सपोर्ट होता है सी रूट्स के थ्रू, स्पेसिफिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू। अब जब यह रूट डिस्टर्ब होता है तो सिर्फ ऑयल नहीं रुकता, हीलियम भी रुकता है। और हीलियम का इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा एलिमेंट है जो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स मेंटेन करता है, ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो के पास। इसी वजह से यह एमआरआई मशीनों में यूज होता है जहां सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को कूल रखना होता है। यह सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज होता है जहां चिप्स बनते हैं जो आपके फोन, लैपटॉप्स, कार, डेटा सेंटर्स को पावर करते हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है जहां कूलिंग सिस्टम्स क्रिटिकल होते हैं। मतलब अगर हीलियम सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो इसका इम्पैक्ट हॉस्पिटल्स पर पड़ता है, टेक कंपनीज पर पड़ता है और अल्टीमेटली आप तक आता है। मेरा यहाँ एक सिंपल सा पॉइंट है, आज के टाइम में वॉर सिर्फ विजिबल डैमेज नहीं करती या इनविजिबल सिस्टम्स को डिस्टर्ब करती है। और जब इनविजिबल सिस्टम्स फेल होते हैं तो इम्पैक्ट और ज्यादा डीप होता है। अब इस सबके बीच एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम को यह सिग्नल दिया है कि वो वॉर को एंड करने के लिए रेडी है, इवन इफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन ना हो। यह एक अनयूजुअल स्टांस है क्योंकि ट्रेडिशनली यूएस का फोकस होता है कि ग्लोबल ट्रेड रूट्स ओपन रहे, लेकिन इस बार उनका कैलकुलेशन यह लगता है कि अगर वो इस चॉक पॉइंट को फोर्सफुली रीओपन करने की कोशिश करते हैं तो वॉर और लंबा खींच सकता है। उनका टारगेट है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को 4 से 6 वीक्स के अंदर रैप अप करना।
यह एक स्ट्रैटेजिक कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कॉम्प्रोमाइज सस्टेनेबल है या सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देगा। इस बीच और डेवलपमेंट्स भी हो रही है। दुबई के पास एक कुवैती ऑयल टैंकर पर ड्रोन अटैक हुआ। थैंकफुली क्रू सेफ रहा, लेकिन यह एक क्लियर सिग्नल है कि कॉन्फ्लिक्ट मैरीटाइम जोन्स तक एक्सटेंड हो चुका है। गल्फ एलाइज यूनाइटेड स्टेट्स पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो ईरान के अगेंस्ट अपनी मिलिट्री एक्शन और स्ट्रॉन्ग करें। कुछ तो ग्राउंड इन्वेजन तक की बात हो रही है। नाटो और रीजनल एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए, जो टर्की और सऊदी अरब की तरफ टारगेट किए गए थे। मतलब कॉन्फ्लिक्ट का रेडियस बढ़ रहा है और हर नया प्लेयर सिचुएशंस को और कॉम्प्लेक्स बना रहा है। मेरी फाइनल ऑब्जर्वेशन ये है कि आज की वॉर्स जीती नहीं जाती, मैनेज की जाती है। और जब वॉर्स मैनेज होती है तो उनका कॉस्ट कंटिन्यूअसली चलता रहता है, कभी फ्यूल प्राइसेस के फॉर्म में, कभी टेक्नोलॉजी डिलेज के फॉर्म में, कभी हेल्थ केयर डिस्ट्रप्शन के फॉर्म में। और सबसे डेंजरस चीज ये है कि हम सब इस सब के आदी हो चुके हैं। हर एक दिन एक नई हेडलाइन आती है और हम उसे कंज्यूम करके आगे बढ़ जाते हैं, बिना ये समझे कि ये चेंजेस हमारे फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ न्यूज ना देखें बल्कि उसे समझें, क्योंकि यह जंग चाहे कहीं भी हो रही हो, इसका असर कहीं ना कहीं हम सब पर हो रहा है। अगर आपको लगता है कि ग्लोबल इवेंट्स का आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो शायद यही वह समय है कि दोबारा सोचने का, क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी स्टोरी ट्रूली दूर नहीं होती। अगर आपको यह ब्रेकडाउन इंसाइटफुल लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और लोग भी सिर्फ हेडलाइंस देखे नहीं, समझ भी पाए। मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं गायत्री स्पीक्स।